वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लास्ट वीडियो को। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े थे सीरीज़ में और पैरेलल में। अब उन्हीं को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम एन आइडेंटिकल सेल की बात कर रहे हैं। फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स के लिए हम जो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, पहले हम बात करेंगे फॉर सीरीज़। ठीक है, पहले हम सीरीज में कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो सीरीज में जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमारे पास कुछ सेल इस तरीके से हैं, आइडेंटिकल सेल हैं। ठीक है, उनको हमने कनेक्ट किया। क्लियर? सबका अपना इंटरनल डिस्टेंस है, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इंटरनल डिस्टेंस सबके सेम है, आर इस तरीके से, और आइडेंटिकल है तो इनके ईएमएफ भी सेम है। क्लियर? डिस्टेंस। तो अगर हम भैया बात करें कि यहाँ पर टोटल ईएमएफ क्या होगा या ई इफेक्टिव क्या होगा, तो ई इफेक्टिव आपको सीरीज में पता है कि क्या करते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN। क्लियर? तो क्योंकि ई यहाँ पर आइडेंटिकल है, दैट इज E प्लस E, यानी कि एन आपने ऐसी कंबाइन किया तो NE हो गया, यानी कि जो ईएमएफ है वो एन टाइम हो जाएगा। यानी कि सीरीज में अगर आप सेल एंड आइडेंटिकल सेल लगाएंगे एन सेल, तो उनका जो नेट ईएमएफ है उनका एन टाइम हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव ईएमएफ बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें आर इफेक्टिव, इंटर रेजिस्टेंस, जो इफेक्टिव इंटर रेजिस्टेंस होगा वो हमें पता है क्या होता है, R1 प्लस R2 अप टू RN, क्योंकि R प्लस R अप टू R, दैट इज कॉल्ड NR। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो भी, इंटर रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव है वो भी एन टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों ही चीज़ें इंक्रीज कर जाएंगी एन टाइम। ईएमएफ भी एन टाइम इंक्रीज कर जाएगा और इंटर रेजिस्टेंस भी एन टाइम इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर इस सर्किट में हम सेल की वजह से करंट की बात करें कि कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट के लिए जो आर टोटल निकालना पड़ेगा हम। आर टोटल क्या होगा, क्योंकि इन सबका एन आर है, तो दैट इज एन आर, और वो इसके साथ सीरीज में लगा हो, एन आर प्लस आर, दैट इज एन आर प्लस आर, दैट इज अ टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर हम करंट की बात करें तो इफेक्टिव करंट इन सर्किट, इफेक्टिव करंट इन सर्किट में अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू V/R या E/R। क्लियर? तो यहाँ पर I जो होगा वो E की अगर हम बात करें तो E कितना है इफेक्टिव, NE, और R कितना है, दैट इज NR प्लस R। क्लियर? ये हमारा सीरीज में इफेक्टिव करंट है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी इफेक्टिव करंट। अब इसमें हम अगर थोड़ा सा कुछ स्पेशल केस डिस्कस करें, क्या होगा स्पेशल केस, ये देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखते हैं, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। देखिए जो I है, I डिपेंड्स ऑन NR प्लस R, इस पे डिपेंड करती है। अब ये कब कम ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा इंटर रेजिस्टेंस कितना है सेल का, ठीक, या एक्सटर्नल सर्किट जो आपने यूज़ किया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस ज़्यादा है कम। तो अगर R इज ग्रेटर देन NR है, ठीक है, अगर इंटर रेजिस्टेंस के n टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो इफेक्टिव जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो करंट होगा वो I इज इक्वल टू होगा NE अपॉन, इसको हम इग्नोर कर देंगे NR को, इसके कंपेयर टू दिस R। क्लियर? यानी कि I जो I है उसको हम देखें तो NE अपॉन R हो गया। ठीक है, I इज इक्वल टू NE/R। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके इंटर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। और अगर देखिए ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर भी करंट रिड्यूस, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप इग्नोर करेंगे तो यानी कि कुल मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा, तो यानी कि हाँ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके रिस्पेक्टिवली करंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो उस कंपैरिजन में करंट रिड्यूस करेगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब अगर हम बात करें कि पैरेलल में, इसी कॉम्बिनेशन को अगर पैरेलल में डिस्कस करें, तो फॉर्मूला याद रखेंगे हम सीरीज के लिए,
पैरेलल वाले से डिस्कस करेंगे। कहीं लिख देते हैं आई इन सीरीज एन ई अपॉन एन आर प्लस। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पैरेलल वाले की। तो पैरेलल में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होगा, इंटर रेजिस्टेंसेस का, बाकी इसके बीच में सेल लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हम कंबाइन करेंगे। तो क्योंकि इनके बीच में अगर नेट ईएमएफ की बात करें, दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ की बात करें, तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा सेल का? ई इफेक्टिव होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, ई रेजिस्टेंस आर है, तो इफेक्टिव ईएमएफ क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, ई ही होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? और नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं, अगर दो सेल हैं उनके बीच में इफेक्टिव निकालना है तो क्योंकि कॉम्बिनेशन है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो ER प्लस ER अपॉन R प्लस R। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दैट इज 2ER अपॉन 2R, कैंसल आउट, दैट इज E। इसी तरीके से अगर n कंबाइन कर दें, n सेल अगर कंबाइन कर दें पैरेलल में, तो उनका भी नेट इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगा, E आएगा। और वैसे भी हम जानते हैं पैरेलल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है दो पॉइंट के बीच में, तो ये इन्हीं दो पॉइंटों के बीच में सारी सेल कंबाइंड है, तो इसलिए इफेक्टिव ईएमएफ E होगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज, अगर हम रेजिस्टेंस देखें R इफेक्टिव, तो R इफेक्टिव को अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से ऐड होता है, R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस अप टू 1 अपॉन R। क्योंकि आपने क्या किया है, ऐसे n टाइम किया है, तो 1 अपॉन R इफेक्टिव इक्वल टू n बाई R। क्लियर? इट मीन्स R इफेक्टिव इज इक्वल टू R बाई n, यानी कि 1 अपॉन n टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस कर जाएगा। तो यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ये हुई कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में रिड्यूस करता है और सीरीज में इंक्रीज करता है। ठीक है, इफेक्टिव हो गया। अब हम बात करें कि क्योंकि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है और ये सीरीज में है इस पूरे इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसके साथ ये सीरीज में, तो R टोटल क्या होगा, R बाई n प्लस R। क्लियर? तो इफेक्टिव करंट अगर हम निकालें I इफेक्टिव करंट होगी तो EMF E, ठीक है, और रेजिस्टेंस R अपॉन n प्लस R। क्लियर? यहाँ पर ये आपके पास इफेक्टिव करंट आ गई, और इफेक्टिव करंट को और सिंप्लीफाई करना तो दैट इज NE अपॉन R प्लस NR। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम सीरीज में लगा देते हैं तो हमारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका n टाइप होता है, अगर हम पैरेलल में कंबाइन करें तो कंपैरिजन अगर करें तो ऊपर वाली टर्म्स सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, और नीचे वाली टर्म्स में जो वेरिएशन है उसको देख लेते हैं। तो यानी कि ये R, ये जो I इफेक्टिव है इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, क्लियर? और वो I इफेक्टिव है ठीक इन सीरीज। बेटर अरेंजमेंट कौन सा होगा? तो देखिए बेटर अरेंजमेंट यहाँ से साफ क्लियर पता है आपको कि क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस लेस देन R, ठीक है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R से लेस देन है तो आप इस टर्म को अगर देखें और इस टर्म को कंपेयर करें तो क्लियर पता है कि NR प्लस R इज लेस देन होगा NR प्लस R से। क्लियर? तो यानी कि अगर ये वाली टर्म्स ग्रेटर देन है, ये वाली टर्म्स अगर ग्रेटर देन है कंपैरेटिव टू दिस, तो यानी कि ये वाली NR प्लस R वाली टर्म्स क्या है, ग्रेटर देन है,
तो ये वाली जो आई इफेक्टिव है, यहाँ लिख देंगे आई इफेक्टिव इन पैरेलल इज लेस देन, क्योंकि ये वाली करंट जो होगी वो लेस देन होगी आई इफेक्टिव इन सीरीज। क्लियर हुई बात? क्लियर ये है, अगर हम मैक्सिमम करंट चाहते हैं तो मैक्सिमम करंट में हमें ऐसी एन सेल को जो आइडेंटिकल हैं हमें सीरीज में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये वाला रेजिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली कम है। सीरीज वाला ये कम है, ये एन आर प्लस आर है, ये आर प्लस एन आर है। तो यानी कि जो इफेक्टिव पैरेलल रेजिस्टेंस है वो इसके रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है। तो यानी कि अगर पैरेलल में अगर ऐसी सेल को आप कंबाइन कर देंगे तो उसके रिस्पेक्टिवली आपका जो ईएमएफ है वो क्या हो, वो करंट जो है वो रिड्यूस करेगा और सीरीज में मैक्सिमम होगा। तो यहाँ कंपैरिजन से क्लियर पता चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एन आर प्लस आर इज ग्रेटर देन एन आर प्लस आर, दैट्स व्हाई दिस टर्म इफेक्टिव टर्म्स लेस कंपैरेटिव टू दिस। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम कि अगर सीरीज और पैरेलल दोनों ही एक साथ हों तब हमारे लिए क्या कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा और किस कंडीशन पे मैक्सिमम करंट मिलेगी। हमने क्या किया यहाँ पर, इस तरीके से ये हमारी सेल है ई, इनके सबके इंटर रेजिस्टेंस हैं, आइडेंटिकल है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ हमने एन रो कंप्लीट कर, ये एन रोज हैं और ये एम कॉलम है, सॉरी ये एम रोज हैं और ये एन कॉलम है। ठीक, अब देखिए पहले हम एक रो की बात करते हैं। ईएमएफ ऑफ सिंगल रो, एक सिंगल रो के अगर ईएमएफ की बात करें तो क्योंकि ऐसी एन सेल लगी हुई हैं, ठीक है, जिनका ईएमएफ ई है, तो दैट इज ई डैश इक्वल टू एन ई। क्लियर? और क्योंकि पैरेलल में अगर हम बात करें तो पैरेलल में क्योंकि ईएमएफ सेम होता है, तो अगर नेट ईएमएफ की बात करें, नेट ईएमएफ इन सर्किट, तो यहां पर इसके अक्रॉस भी एन ई होगा। ठीक, इसके क्रॉस भी एन ई होगा, सबके क्रॉस एन ई होगा और बीच में जो टर्म बचेगी उसके क्रॉस भी एन ई होगा। कुल मिला के इसके बीच में ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेट ईएमएफ इन सर्किट अक्रॉस ए बी, तो ए बी के क्रॉस अगर आप देखें तो नेट ईएमएफ क्या होगा, नेट ईएमएफ यानी ई इफेक्टिव होगा एन ई, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि ईएमएफ तो हमने चेक कर लिया सभी सेल के कॉम्बिनेशन से कितना होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल रो का इंटर रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि एन टाइम हो जाता है, तो आर इफेक्टिव, तो दैट इज एन आर। और क्योंकि आपके पास इस तरीके से कितनी कॉलम बने हुए हैं, कितनी रो हैं, सॉरी एक रो का है एन आर, ऐसी कितनी है एम रो है, तो दैट इज आर टोटल
1/r टोटल इज इक्वल टू होगा 1/nr प्लस 1/nr, क्योंकि एक का nr है, टोटल रेजिस्टेंस nr है और ऐसे m आपकी रो बनी हुई है तो हम m टाइम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेट अपॉन r टोटल m/nr, तो जो इंटरनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है r इफेक्टिव वो होगा nr/m, क्लियर। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, दैट इज r टोटल जो आपके पास होगा वो r प्लस nr/m, क्लियर। आपके पास इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ईएमएफ पता चल गया, ए बी के बीच में कितना इफेक्टिव ईएमएफ है, और आपको पता चल गया पूरे सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस जो है वो वर्क कर रहा है। जब हमें रेजिस्टेंस पता है और ईएमएफ पता है तो इसके क्रॉस फ्लो करने वाली करंट को भी हम निकाल सकते हैं। तो दैट इज I इज इक्वल टू E/R, ठीक, या R टोटल, ठीक, ये E इफेक्टिव। तो दैट इज I इज इक्वल टू E इफेक्टिव है NE, R टोटल R प्लस nr/m, क्लियर। हमारे पास ये करंट यहां पर मिल गई है। तो अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो nme/mr प्लस nr, क्लियर। ये इफेक्टिव करंट है। अब ये कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी? फॉर I मैक्सिमम के लिए, फॉर I मैक्सिमम mr plus nr should be minimum, ठीक, मिनिमम होना चाहिए। और I मिनिमम mr plus nr should be maximum, ठीक। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम हम इसको करेंगे तो हमारी I मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी। अब इसको कैसे मैक्सिमम मिनिमम करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए, इस पूरी टर्म्स को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, R मैक्सिमम इंटर रेजिस्टेंस यूज कर लीजिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको भी मैक्सिमाइज कर लीजिए। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम सेल वाले यूज कर लीजिए, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम कैसे करेंगे? तो इसको मिनिमम करने के लिए तो डायरेक्ट तो या तो हम जीरो रखें, क्योंकि जीरो हम रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसको कुछ टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है, √mr माइनस √nr का होल स्क्वायर प्लस 2√mr√nr, क्लियर। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा सिंपली mr प्लस nr को ही रिप्रेजेंट करता है, क्लियर हो गई बात। चाहे आप स्क्वायर ओपन करके देख सकते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये मैक्सिमम कब होगा? फॉर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो, सॉरी, ये मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमम के लिए ये वाली टर्म्स √mr माइनस √nr इक्वल टू 0, ठीक। और ये कब जीरो होगी? देखिए, इसको उसका कर देते हैं, √mr इक्वल टू होना चाहिए √nr। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टर्म्स आएगी mr इक्वल टू nr। यहाँ पर आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आएगा n/mr, क्लियर। तो यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप लगा रहे हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस के n/m मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम का जो एडजस्टमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आए। क्या इससे मैक्सिमम करंट लेने के लिए हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगाना चाहिए कि हम n/m के साथ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करें तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो करंट हमें मिलेगी वो I मैक्सिमम होगी। तो फॉर I मैक्सिमम तो कंडीशन क्या हुई I मैक्सिमम के लिए, फॉर
I maximum R should equal to N upon MR, क्लियर। यानी कि जो R है वो N upon M रेशो मल्टीपल होना चाहिए इंटर रेजिस्टेंस, क्लियर। तो ये आपकी मैक्सिमम की कंडीशन है। और आप मिनिमम करंट करने के लिए तो आपके पास तरीके ही तरीके के, आप MR प्लस NR मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम की कंडीशन आपके पास है कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू तब हो सकती है जब एक टर्म्स इसमें से मिनिमाइज हो जाए, यानी कि NR वाली टर्म्स मिनिमाइज हो जाए, तो यानी कि ये मैक्सिमम देगा। और MR मैक्सिमम, MR ज़्यादा वैल्यू अप्रोच करेगी, तो यानी कि रूट NR जीरो हो जाए। क्योंकि इसको आप जीरो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको रो भी चाहिए, ठीक है, और कॉलम भी चाहिए। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी R और R की वैल्यूज़ क्या है। तो यानी कि अगर कैपिटल R ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो आपने M रो जो अगर आपने ज़्यादा बना दी है, यानी कि अंडर रूट MR ग्रेटर देन रूट NR, यानी कि MR की वैल्यू NR से ग्रेटर देन होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपकी करंट क्या होगी, मिनिमम। यहां लिख सकते हैं फॉर I मिनिमम, फॉर I मिनिमम MR ग्रेटर देन NR, क्लियर। जिससे कि आप इसको इग्नोर कर दें और ये इफेक्टिव वैल्यू MR कंसिडरेशन हो, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा तो I मिनिमम, क्लियर। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का रिजल्ट था, और इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये जो रिजल्ट निकले हैं, ठीक है, पैरेलल सीरीज वाले में कंडीशंस में, और इसमें आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।